हेलो फ्रेंड्स, पावर प्लांट विद राहुल में आपका स्वागत है। एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मैं आया हूं। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेटेड शट डाउन प्रोसीजर फॉर 500 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट, स्टेप वाइज ऑपरेशनल डिटेल्स। मीन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और आप लोग फ्रेंड्स के तरफ से भी बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि सर शट डाउन प्रोसीजर पे एक वीडियो, डिटेल वीडियो बनाइए, स्टेप वाइज कि क्या क्या हम लोग को करना होता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको स्टेप वाइज ऑपरेशनल डिटेल्स बताऊंगा, डिटेल से कि आपको क्या क्या स्टेप्स लेना है। और एज ए ऑपरेशन इंजीनियर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहने वाला है। और फ्रेंड्स, कोई अगर मेंबरशिप लेना चाहते हैं और मेंबरशिप लेके हमसे व्हाट्सएप के थ्रू डायरेक्ट जुड़ना चाहते हैं तो आप मेंबरशिप ले सकते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेटेड शट डाउन प्रोसीजर फॉर 500 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट। फ्रेंड्स, प्री कंडीशन ऑफ द यूनिट लोड इज 500 megawatt with all LP heater and HP heater and both TDBAP in service। मान लीजिए कि आपका यूनिट 500 मेगावाट पे चल रहा है विथ 6 to 7 मिल आपका सर्विस में है एंड जितना भी LP हीटर है, HP हीटर आपका सर्विस में है, बोथ TDBAP आपका सर्विस में है। MDBAP इज अवेलेबल ऑन ऑटो मोड, मीन्स MDBAP जो है आपका ऑटो मोड में है। जब भी कोई TDBAP ट्रिप करेगा तो MDBAP ऑटो में स्टार्ट हो जाना चाहिए, इसको आपको चेक कर लेना है। LP बाईपास एंड HP बाईपास सिस्टम इज इन ऑटो मोड, मीन्स आपका HP बाईपास सिस्टम भी आपका ऑटो मोड में है एंड LP बाईपास सिस्टम भी आपका ऑटो मोड में है। ऑयल लेवल इन HP बाईपास टैंक इज ओके। देखिए, HP बाईपास सिस्टम हो या LP बाईपास सिस्टम हो, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है शट डाउन में। तो आपका दोनों बाईपास सिस्टम का जो ऑयल लेवल है टैंक का, इसको आपको हेल्दी कर लेना है। और दोनों का HP बाईपास सिस्टम का एंड LP बाईपास सिस्टम का जो पावर पैक है उसको आपको हेल्दी कंडीशन में रहना है। बोथ HP बाईपास HPSU पंप ऑटो स्टार्ट एट प्रेशर लेस देन 110 kg per centimeter square and auto stop at pressure greater than 160 kg per centimeter square has been checked। देखिए, HP बाईपास सिस्टम का आपका दो पंप है, जिसमें से एक पंप आपका सर्विस में रहता है, दूसरा पंप उसको स्टैंड बाय में रहता है। तो वो क्या होता है कि वो कंटिन्यूअस रनिंग कंडीशन में नहीं रहता है। आपका क्या होता है कि जैसे ही आप पावर पैक का प्रेशर 110 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से डिक्रीज करता है, आपका पंप ऑटो में स्टार्ट होता है। जो भी पंप आपने सेलेक्टेड किया है वो पंप आपका ऑटो में स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही पंप आपका स्टार्ट होगा, प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है और जैसे ही प्रेशर 160 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर रीच करता है, पंप ऑटो में स्टॉप हो जाता है। ये आपका HP बाईपास सिस्टम का पावर पैक सिस्टम है। LP बाईपास सिस्टम में आपका टोटल देखिएगा 5 पंप है। दो आपका कंट्रोल फ्लूइड पंप होता है, जिसमें से एक पंप आपका सर्विस में रहता है, दूसरा पंप स्टैंड बाय कंडीशन में रहता है। एक आपका रीजनरेशन पंप होता है एंड दो आपका सर्कुलेशन पंप होता है, जिसमें से एक सर्कुलेशन पंप आपका सर्विस में रहता है, एक रीजनरेशन पंप है वो भी आपका सर्विस में रहता है और एक कंट्रोल फ्लूइड पंप आपका सर्विस में रहता है। टोटल 5 पंप में 3 पंप देखिएगा आपका रनिंग कंडीशन में रहता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि LP बाईपास सिस्टम में आपका जो कंट्रोल फ्लूइड पंप है वो कंटिन्यूअस रनिंग कंडीशन में रहता है, जबकि HP बाईपास सिस्टम में आपका पंप ऑटो कट एंड ऑटो स्टॉप होता रहता है। बट LP बाईपास सिस्टम का पंप आपका रनिंग कंडीशन में रहता है। वहां पे एक एक्यूमुलेटर चार्जिंग वाल्व रहता है। वहां पे देखिएगा फ्रेंड, आप गौर कीजिएगा कि जैसे ही प्रेशर 210 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, या कहीं 210 है, कहीं 216 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो जैसे ही प्रेशर 216 हो या 214 जो भी सेट प्रेशर है, वो प्रेशर जैसे ही आता है, उससे प्रेशर जैसे डिक्रीज करेगा तो एक्यूमुलेटर चार्जिंग वाल्व जो होता है वो डी एनर्जाइज हो जाता है। और डी एनर्जाइज होने से क्या होता है कि उसका LP बाईपास पंप का जो डिस्चार्ज होता है वो एक्यूमुलेटर को चार्ज करता है। जैसे ही एक्यूमुलेटर का प्रेशर 240 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर रीच करता है तो एक्यूमुलेटर चार्जिंग वाल्व आपका एनर्जाइज हो जाता है और पंप का जो डिस्चार्ज होता है वो डायरेक्टली टैंक में डिस्चार्ज कर देता है। तो इस तरह से आपका LP बाईपास का जो पावर सिस्टम होता है, कंट्रोल फ्लूइड पंप, वो लोडिंग एंड अनलोडिंग होता रहता है थ्रू एक्यूमुलेटर चार्जिंग वाल्व।
फ्रेंड्स, अगर आपको एलपी बाईपास एंड एचपी बाईपास सिस्टम का डिटेल से पावर पैक सिस्टम के बारे में जानना है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट बाईपास सिस्टम में जाइएगा, आपको डिटेल से उसका एलपी बाईपास एंड एचपी बाईपास सिस्टम का वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपको चेक कर लेना है फ्रेंड्स। ऑल 5 हाइड्रोलिक वाल्व BP1, BP2, BPE1 and BPE2 and BD valves are ready for operation and are in lineup condition। देखिए HP बाईपास सिस्टम में आपका 5 हाइड्रोलिक वाल्व होता है, BP1 and BP2, ये आपका मेन सप्लाई वाल्व है। BPE1 एंड BP2 आपका स्प्रे वाल्व है, जो आपका BP1 एंड BP2 में वाटर स्प्रे करता है। एंड BD वाल्व जो है ये भी आपका स्प्रे वाल्व है। सबसे पहले जो आपका BFP का जो वाटर आता है वो BD वाल्व में आता है। BD वाल्व के बाद आपका 2 ब्रांच बनता है, एक BP1 एंड BP2, और ये BP1 में जाता है और एक आपका BP2 में जाता है। ये पांचों हाइड्रोलिक वाल्व का आपका ऑपरेशन चेक कर लेना है, ये रेडी होना चाहिए ऑपरेशन के लिए और लाइनअप कंडीशन में होना चाहिए। फ्रेंड्स, BD वाल्व के पहले एक मैनुअल आइसोलेशन वाल्व होता है, ये आपका ओपन कंडीशन में होना चाहिए। अक्सर देखा जाता है आपका बाईपास वाल्व ओपन होता है, BP1 BP2 ऑपरेट होता है। जैसे ही लॉजिक है BP1 और BP2 2% से ज़्यादा ओपन होगा तो BPE1 एंड BPE2 आपका ऑटो मोड में आ जाएगा और ओपन हो जाता है, और BD वाल्व भी ऑटो में ओपन हो जाएगा। लेकिन क्या होता है कि मैनुअल आइसोलेशन वाल्व जो इसके पहले होता है वो अगर ओपन कंडीशन में नहीं रहेगा तो वाटर स्प्रे नहीं होगा और डाउन स्ट्रीम टेम्परेचर हाई में आपका बाईपास वाल्व ट्रिप हो जाता है। जैसे ही डाउन स्ट्रीम टेम्परेचर 380 डिग्री सेल्सियस जाएगा आपका BP1 एंड BP2 आपका क्लोज हो जाता है, मीन्स बाईपास वाल्व ट्रिप हो जाता है। तो जैसे आप शट डाउन करने के लिए जा रहे हैं तो आपको ये इंश्योर कर लेना है कि बाईपास सिस्टम, चाहे वो HP बाईपास हो या LP बाईपास सिस्टम हो, LP बाईपास सिस्टम में स्प्रे जाता है आपका CEP से, और HP बाईपास में जो स्प्रे सिस्टम आता है वह BFP कॉमन डिस्चार्ज हेडर से आता है। तो ये जो है सारा लाइनअप कंडीशन में होना चाहिए, जितना भी मैनुअल आइसोलेशन वाल्व है सारा ओपन कंडीशन में होना चाहिए, इसको इंश्योर कर लेना है। जो auxiliary control valve of TDBFP to be in auto and live steam in TDBFP to be in charge condition through PRDS/CRH and set point आप डाल दीजिए 4 kg। देखिए जनरली क्या होता है कि आपका TDBFP जो अभी रनिंग कंडीशन में होगा उसमें जो लाइव स्टीम आता है कहाँ से आता है, IP एक्सट्रैक्शन स्टीम से आता है। और एक्चुअली कंट्रोल वाल्व जो होता है उसमें आपका स्टीम आता है CRH एंड PRDS सिस्टम से आता है, दोनों में से कोई एक सिस्टम से आता है। तो आपका एक्चुअली कंट्रोल वाल्व भी ऑटो मोड में आप डाल दीजिए और वहां पे सेट पॉइंट डाल दीजिए 4 kg। जैसे मान लीजिए कि आप लोड डिक्रीज करते हैं, लोड डिक्रीज करने से क्या होता है कि जो एक्सट्रैक्शन स्टीम का प्रेशर डिक्रीज होगा, और जैसे ही एक्सट्रैक्शन स्टीम का प्रेशर आपका 4 kg से कम हुआ तो आपका एक्चुअली कंट्रोल वाल्व ऑटो में ओपन हो जाएगा और स्टीम जो होता है वहां से भी आना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए एक्चुअली कंट्रोल वाल्व का हम लोग ऑपरेशन चेक कर लेते हैं और उसको ऑटो मोड में डाल देते हैं और वहां पे सेट पॉइंट डाल देते हैं 4 kg। जैसे ही आपका IP एक्सट्रैक्शन स्टीम का प्रेशर 4 kg से डिक्रीज करेगा एक्चुअली कंट्रोल वाल्व ऑटो में ओपन होना शुरू हो जाता है। तो ये आपका हेल्दी कंडीशन में होना चाहिए। ऑयल गन शुड बी इन रेडी कंडीशन, हेल्दी कंडीशन। आप ऑयल गन चेक कर सकते हैं कि ऑयल गन, आपको ऑयल गन लेना है तो ऑयल गन आपको आना चाहिए। जब आप ऑयल गन में स्टार्ट कमांड देते हैं तो वो सर्विस में आना चाहिए, इसको आपको इंश्योर कर लेना है कि ऑयल गन शुड बी इन हेल्दी कंडीशन। मेक auxiliary steam available from other unit through HT header या LT स्टेशन हेडर इंटरकनेक्शन वाल्व होता है। जैसे मान लीजिए कि आपके यहाँ 2 यूनिट है मान लीजिए, तो दोनों यूनिट का जो अपना अलग अलग auxiliary APRDS सिस्टम होता है और एक इंटरकनेक्शन वाल्व होता है, इंटरकनेक्शन लाइन होता है जो आपका दोनों यूनिट के APRDS सिस्टम को कनेक्ट करता है। तो इंटरकनेक्शन वाल्व में आपका जनरली ASV61 होता है, दोनों यूनिट में अलग अलग अपना एक ASV61 होता है। तो ASV61 आपका ओपन कंडीशन में आप कर सकते हैं उसको, क्योंकि जैसे जैसे आप लोड डिक्रीज कीजिएगा तो APRDS सिस्टम का स्टीम कंजम्पशन इंक्रीज होता है और APRDS सिस्टम में जो सप्लाई जाता है वो CRS से जाता है। तो CRS का प्रेशर जैसे जैसे घटेगा आपका क्या होता है कि APRDS सिस्टम का प्रेशर डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, उसका टेम्परेचर डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि अगर आपका इंटरकनेक्शन वाल्व ओपन रहेगा तो दूसरे यूनिट से आपका स्टीम सप्लाई होना शुरू हो जाएगा और APRDS सिस्टम का प्रेशर एंड टेम्परेचर आपको मेंटेन रहेगा। तो इंटरकनेक्शन वाल्व आपका ST LT स्टेशन हेडर में हेल्दी कंडीशन में होना चाहिए।
डू वाटर वॉल ब्लोइंग बिफोर रिड्यूसिंग लोड। अगर आपको वाटर ब्लोइंग देना है सिस्टम, तो लोड डिक्रीज करने से पहले आप वाटर वॉल ब्लोअर आप दे सकते हैं। एलआरएसबी अगर आपको देना है तो एलआरएसबी आप दे सकते हैं। इंश्योर ट्रायल ऑफ डीसीओपी, डीसीजीओपी, एसीजीओपी एंड एओपी। देखिए मेन टरबाइन में आपका 2 एसी एओपी होता है, एक आपका डीसी ईओपी होता है फ्रेंड्स। जैसे मेन टरबाइन आप देखिएगा टोटल आपको 5 पंप मिलेगा। एक आप 2 आपका एओपी रहता है, एओपी 1 एंड एओपी 2 रहता है। एक आपका डीसी ईओपी रहता है, एक आपका एसी जीओपी रहता है, एक आपका डीसी जीओपी होता है। देखिए डीसी सिस्टम का तो आपको पर डे जितना भी डीसी इक्विपमेंट है आपको पर डे मॉर्निंग शिफ्ट में इसको चला के चेक कर लेना है कि डीसी सिस्टम आपका हेल्दी होना चाहिए, क्योंकि डीसी सिस्टम का यूज आपको टोटल पावर फेल्योर के केस में आपका इंपॉर्टेंट रोल है इसका, तो इसलिए डीसी सिस्टम को आपको पर डे चेक कर लेना है। तो ये जो होता है एसी एओपी 1, एओपी 2, एसी जीओपी, डीसी जीओपी, डीसीओपी, ये सब आपका हेल्दी कंडीशन में होना चाहिए। आप इसको आप ट्रायल रन करके कर सकते हैं, ये सभी आपका हेल्दी कंडीशन में होना चाहिए। इसी प्रकार टीडीबीएपी का भी रहता है। टीडीबीएपी को जब आप ट्रिप करते हैं तो टीडीबीएपी में भी आपका एलओपी 1 रहता है, एलओपी 2 रहता है, एक आपका डीसी ईओपी रहता है, डीसी एओपी भी वहाँ पे नाम है इसका, और एक आपका जीओपी रहता है। तो ये भी आप इसको डीसीओपी का ट्रायल रन कर लीजिए, और ये सब का भी पावर हेल्दी कंडीशन में होना चाहिए। एक आपका एलओपी तो रनिंग कंडीशन में रहता है और एलओपी 2 आपका स्टैंड बाय कंडीशन में रहता है। जीओपी का भी एसएलसी ऑन रहता है। तो जितना भी एसएलसी सिस्टम है सबको ऑन देख लीजिए आपका ऑन है कि नहीं, और सबका पावर सप्लाई हेल्दी कंडीशन में होना चाहिए। ये सारा पंप आपका अवेलेबल होना चाहिए। कीप एलडीओ पंप रनिंग। देखिए अगर आपका एलडीओ पंप है तो एलडीओ पंप को रनिंग कंडीशन में होना ही चाहिए, इसको आप इंश्योर कर लीजिए। अगर आपका एचएफओ सिस्टम है तो एचएफओ सिस्टम को एटमाइजेशन के लिए आपका एटमाइजिंग स्टीम जो है जो पीआरडीएस सिस्टम से जाता है, वो एटमाइजिंग स्टीम एंड एचएफओ इज अवेलेबल एट रिक्विजाइट प्रेशर एंड टेम्परेचर। देखिए एचएफओ क्या होता है, इसका हाईली विस्कस होता है। इसको हम लोग हीटिंग करने के लिए एक एचएफओ हीटिंग लाइन होता है, एचएफओ ट्रेसिंग लाइन होता है। तो इससे क्या होता है कि आपका एचएफओ का टेम्परेचर जनरली 90 से 100 डिग्री होना चाहिए, और एचएफओ का प्रेशर जो होता है वो 13 से 14 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर आपको मेंटेन कर लेना है। एटमाइजिंग स्टीम का भी जो टेम्परेचर है वो 260 से 270 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, और इसका प्रेशर जो है वो 7 से 8 से 9 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए। ये आपको इंश्योर कर लेना है, क्योंकि आपको शट डाउन कीजिएगा तो ऑयल गन लेना पड़ेगा। तो ऑयल गन आप ले रहे हैं, मान लीजिए आपका एलडीओ पंप ही नहीं चल रहा हो या एचएफओ का टेम्परेचर ही नहीं है, आप ऑयल गन में स्टार्ट कमांड दे रहे हैं और ऑयल गन ही नहीं आ रहा है, तो प्रॉब्लम हो सकता है, आपको शटडाउन में डिले हो सकता है। तो इसको पहले ही हम लोग को इंश्योर कर लेना है कि आपका सारा सिस्टम हेल्दी कंडीशन में होना चाहिए। शट डाउन प्रोसीजर ऑफ द यूनिट। अब आपको यूनिट को शट डाउन करना है। तो शट डाउन में क्या है, मान लीजिए कि अभी आपका यूनिट लोड 500 मेगावाट पे चल रहा है एंड 6 से 7 मील आपका सर्विस में है। ठीक है, 500 मेगावाट पे आपका यूनिट चल रहा है और 6 to 7 मील आपका सर्विस में है। रिड्यूस द लोड थ्रू सीएमसी मोड एंड ब्रिंग इट डाउन टू 350 से 360 मेगावाट विथ 5 मील्स। क्या करना है आपको, जो भी आपका सबसे वन ऑफ द टॉप मिल है उसका फीडिंग धीरे धीरे आपको रिड्यूस करना है। रिड्यूस करके उसका मिल को कट आउट कर देना है आफ्टर एम्प्टिंग इट्स फीडर। ठीक है, रिड्यूस द लोड ऑन द मिल एज पर द सीक्वेंस एंड स्टॉप इट आफ्टर एम्प्टिंग द फीडर। जो आपका सबसे टॉप मिल है उस टॉप मिल को, एक मिल को आप कट आउट कीजिए धीरे धीरे। उसका पहले फीडर का जो लोड है धीरे धीरे आप रिड्यूस कीजिए, मिनिमम टन पे लाइए, 15 टन पे लाइए, उसके बाद उसको फीडर को कट आउट कर दीजिए, फिर मिल को कट कर दीजिए। जो भी मिल आप कट आउट कर रहे हैं उसका हॉटर गेट, कोल्डर गेट एंड डैम्पर्स सारा क्लोज कंडीशन में होना चाहिए, आप क्लोज कर दीजिए। और जो भी आपका रिमेनिंग मिल है उस सब का भी फीडिंग धीरे धीरे आपको रिड्यूस करना है, क्योंकि फ्लेम को देखते हुए आपको अगर एकाएक आप मिल को कट करते हैं तो फ्लेम डिस्टर्ब हो सकता है। तो आपको यूनिट को फ्लेम फेल्योर में नहीं निकालना है, आपको धीरे धीरे मिल का फीडिंग डिक्रीज करना है और टॉप से 1 मिल को आप कट आउट कर दीजिए। उसके बाद जो सेकेंड टॉप मोस्ट मिल था उसका फीडिंग धीरे धीरे आप उसको भी 60-70% पे लेके आ जाइए। तो इस तरह से आपको सीएमसी मोड में ही लोड सेट पॉइंट को रिड्यूस करते हुए, जैसे आपका क्या होता है, एक प्री सेट कर्व होता है लोड वर्सेस एमएस स्लाइडिंग प्रेशर। जैसे आप लोड रिड्यूस करते हैं तो उसका स्लाइडिंग प्रेशर रिड्यूस करता है,
और अगर MS सेट पॉइंट ऑटो में है तो वो क्या करता है कि स्लाइडिंग प्रेशर को वो ट्रैक करेगा, जितना आपका स्लाइडिंग प्रेशर रहेगा उतना ही आपका MS सेट पॉइंट पकड़ लेगा। लेकिन अगर MS सेट पॉइंट मैनुअल मोड में आप रखे हुए हैं तो आपको धीरे धीरे जिस हिसाब से आप लोड को रिड्यूस कर रहे हैं उसी हिसाब से आपको MS सेट पॉइंट को भी रिड्यूस करना है। तो फुल लोड में जैसे 500 मेगावाट में अब मान लीजिए कि आपका MS सेट पॉइंट 172 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर रखे हुए थे, उसको धीरे धीरे आपको 150 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पे लेके आ जाना है। सेट पॉइंट को धीरे धीरे जैसे आप लोड को रिड्यूस कर रहे हैं सेट पॉइंट को भी आपको रिड्यूस करते चलना है। और इस तरह से आपको क्या करना है 350 से 360 मेगावाट पे लेके आ जाना है। और उस समय आपका 5 मील सर्विस में है और MS सेट पॉइंट आपका 150 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। फ्रेंड जैसे आपका 350 से 360 मेगावाट आप लेके आ गए CMC मोड में ही, और अभी आपका 5 मील मान लीजिए आपका सर्विस में है, ठीक है। 350 मेगावाट के बाद पुट ऑयल सपोर्ट इन CD एलिवेशन, ट्राई टू मेंटेन द कोल मिल C&D इन सर्विस। अब अगर CD मिल आपका सर्विस में है तो CD एलिवेशन में आप 3 ऑयल गन एटलीस्ट आप सर्विस में ले लीजिए, ठीक है। 350 मेगावाट में आपको क्या काम करना है फ्रेंड्स कि ऑयल सपोर्ट आपको ले लेना है। अगर C&D मिल आपका सर्विस में है तो CD एलिवेशन में आप ऑयल गन ले लीजिए। अगर आपका CD एलिवेशन C या D में कोई अगर आपको मिल सर्विस में नहीं है तो आप EF एलिवेशन में गन ले सकते हैं, फिर आपको धीरे उसको चेंज ओवर कर लीजिएगा। तो आप 3 कॉर्नर में आप ऑयल गन ले लीजिए। एंड दूसरा काम आपको क्या करना है कि एट 350 मेगावाट लोड पे स्टार्ट MDBAP इन मैनुअल मोड। MDBAP जो कि आपका ऑटो में था तो उसको ऑटो से पहले बाहर कर लीजिए। MDBAP को आप ऑटो में मैनुअल मोड में स्टार्ट करके धीरे धीरे आप उसको लोड कर दीजिए। जब MDBAP को आप लोड कर देते हैं तो फर्स्ट 20 मिनट तक आप उसका बेरिंग टेम्परेचर, थ्रस्ट बेरिंग टेम्परेचर जो होता है या ऑयल टैंक टेम्परेचर आपको ऑब्जर्व करते रहना है, क्योंकि जैसे जैसे आप लोड करते हैं तो थ्रस्ट बेरिंग टेम्परेचर बढ़ता है, 90-95 डिग्री सेल्सियस तक आपका चला जाएगा। तो धीरे धीरे उसको देखना है। और जब आप एक बार लोड कर दीजिएगा तो 20-25 मिनट के बाद देखिएगा वो फिर स्टेबल हो जाता है। तो फर्स्ट 20 मिनट तक उसका बेरिंग टेम्परेचर, थ्रस्ट बेरिंग टेम्परेचर, ऑयल टैंक टेम्परेचर आपको देखना है, मॉनिटर करते रहना है। जब आपका MDBAP आपका लोड हो जाता है तो आप एक TDBAP, आपका 2 TDBAP सर्विस में था तो एक TDBAP को आपको अनलोड कर देना है। मान लीजिए कि उसमें TDBAP का RPM 4500 चल रहा था मान लीजिए, तो आप एक जिस TDBAP को आपको आउट करना है उस TDBAP का स्पीड रेफरेंस पे जाइए। स्पीड रेफरेंस में आप स्पीड सेट पर डाल दीजिए 4000, 45 पे चल रहा था आप 4000 डाल दीजिएगा। तो जैसे ही 4000 डालिएगा तो उसका डिस्चार्ज प्रेशर घटेगा, जैसे ही डिस्चार्ज प्रेशर घटेगा उस लूप से वो बाहर आ जाएगा है। फिर आप उसका RPM को 3000 पे लेके आ जाइए, 3000 RPM पे थोड़ा देर रखिए, फिर उसको आप उसको ट्रिप कर दीजिए। ट्रिप करने के बाद देखिए कि वो बारिंग गियर पे आ जाना चाहिए, पुट इट ऑन बारिंग गियर। तो अभी आपका क्या हो रहा है कि एक MDBAP रनिंग कंडीशन में है और एक TDBAP आपका रनिंग कंडीशन में है। फिर क्या कीजिए कि फीड वाटर मास्टर को आपका ऑटो में तो है ही, MDBAP को आप ऑटो मोड में डाल दीजिए। अभी आपका ऑटो मोड में क्या चल रहा है, एक MDBAP ऑटो मोड में चल रहा है, एक आपका TDBAP ऑटो मोड में चल रहा है। यहाँ कंडीशन क्या है थोड़ा है कि MDBAP का रिसर्कुलेशन वाल्व आपका ओपन कंडीशन में है, TDBAP का रिसर्कुलेशन वाल्व आपका क्लोज कंडीशन में है, ठीक है। और ऑटो मोड में अपना दोनों काम कर रहा है। फ्रेंड चार्ज APRDS सिस्टम फ्रॉम अदर यूनिट। आपका इंटरकनेक्शन वाल्व अगर ऑलरेडी ओपन कंडीशन में है तो कोई जरूरत नहीं है, आपका इंटरकनेक्शन वाल्व अगर क्लोज है इंटरकनेक्शन वाल्व तो आप उसको लाइन अप कर लीजिए। फर्दर रिड्यूस द लोड टू 300 मेगावाट। धीरे धीरे आप क्या कीजिए CMC मोड में है आप इस लोड को रिड्यूस करके 300 मेगावाट लेके आ जाइए और MS सेट पॉइंट को 130 से 125 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर मेंटेन कीजिए बाय स्टॉपिंग टॉप मोस्ट जो मील था। जैसे आपका मील को जो कट आउट करना है वो टॉप मोस्ट से कट करना है। मान लीजिए कि आपका मील सपोज कीजिए कि आपका A B C D E F and G मील चल रहा है मान लीजिए। तो सबसे पहले आपको G मील को ऑलरेडी आप कट कर चुके हैं, फिर आपको F मील को धीरे धीरे क्या करना है, इसका लोड को रिड्यूस करके फीडर का जो लोड है रिड्यूस करके फीडर को मिनिमम पे लेके आ जाइए, फिर इसको आप कट आउट कर लीजिए। फिर धीरे धीरे क्या कीजिए कि इंग्लैंड मिल का फीडिंग आप धीरे धीरे कम कीजिए और फिर इसको मिनिमम पे लेके आ जाइए। तो वही है कि धीरे धीरे आपको CMC मोड में लोड को रिड्यूस करके 300 मेगावाट लेके आ जाना है और MS सेट पॉइंट को भी
अगर आप ऑटो में था तो ऑटो से बाहर कर लीजिए और MS सेट पॉइंट को धीरे धीरे घटा के आप 130 से 135 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर लेके आ जाइए, ठीक है। और मील को, जो मील आपका फीडर खाली होते जा रहा है उस मील को आप कट आउट करते जाइए, और जो मील आप कट आउट कर चुके उसका कोल्ड एयर डैम्पर, हॉट एयर डैम्पर्स, कोल्ड एयर गेट, हॉट एयर गेट सबको क्लोज करते चलिए, ठीक है। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ओपन रिसर्कुलेशन वाल्व ऑफ रनिंग TDBFP। जो आपका TDBFP रनिंग कंडीशन में था उस TDBFP का रिसर्कुलेशन वाल्व को ओपन कर लीजिए। क्यों ओपन करते हैं? ताकि टू मेंटेन फीड वाटर फ्लो, क्योंकि धीरे धीरे आप लोड रिड्यूस कर रहे हैं तो फीड वाटर का डिमांड भी रिड्यूस होता हो जाएगा। तो फीड वाटर फ्लो को मेंटेन करने के लिए आपको रिसर्कुलेशन वाल्व को ओपन कर लेना है। ओपन करने से क्या होता है कि आपका TDBFP आपका लो फ्लो में ट्रिप नहीं करेगा, ठीक है। तो ओपन रिसर्कुलेशन वाल्व ऑफ TDBFP टू मेंटेन फीड वाटर फ्लो। APH का सूट बुलिंग तो आपको देते रहना है, लगातार APH सूट बुलिंग आपको देते रहना है। क्योंकि आप ऑयल गन सर्विस में है तो APH सूट बुलिंग आपको लगातार देते रहना है, कंटिन्यूअस आपको APH सूट बुलिंग देते रहना है। इसी बीच आपको क्या करना है कि CD एलिवेशन में आपका 3 कॉर्नर में था, आप उसको 4 कॉर्नर में गन कर लीजिए। और ऑयल का प्रेशर जनरली आपको 7.5 से 8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर आप मेंटेन रखिए, ठीक है। ऑयल का प्रेशर 7.5 से 8 kg आप मेंटेन कीजिए और धीरे धीरे मील को आप टॉप मोस्ट जो मील है उसको आप कट आउट करते चलिए। रिड्यूस लोड टू 250 मेगावाट एंड MS प्रेशर टू 120 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर विथ 3 मील्स इन सर्विस। धीरे धीरे आप CMC मोड में ही लोड को रिड्यूस करके 250 मेगावाट पे लेके आइए और MS प्रेशर को भी धीरे धीरे घटाते हुए 120 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पे लेके आइए। फ्रेंड्स, यहाँ याद रखिएगा कि MS टेम्परेचर किसी भी कंडीशन में आपका 500 से नीचे नहीं जाना चाहिए, नहीं तो 480 के आसपास आपका यूनिट ट्रिप हो सकता है, टरबाइन ट्रिप हो जाता है। तो ट्राई टू मेंटेन द MS टेम्परेचर एट अराउंड 500 से 510 डिग्री सेल्सियस। रिड्यूस एंड अनलोड द लोडिंग ऑफ फोर्थ मिल। आपका फोर्थ मिल जो था आप उसको अनलोड करके उसको आप कट आउट कर सकते हैं आफ्टर एम्प्टिंग इट्स फीडर। इफ रिक्वायर्ड अनलोड द बॉटम मोस्ट मिल। अगर आपका रिक्वायर्ड है कि प्रेशर आपका डिक्रीज नहीं हो रहा है तो आप बॉटम मोस्ट मिल को भी आप कट आउट कर सकते हैं। चेक फॉर एनी ऑयल लीकेज एट कॉर्नर। कॉर्नर पे देखिए कि ऑयल लीकेज तो कहीं नहीं है, आप ऑपरेटर को भेज के बॉयलर कॉर्नर में आप जैसे आप गन लेते हैं उसी समय आप इसको चेक करवा लीजिए। चेक द टोटल एयर फ्लो इज अराउंड 1250 से 1300 टन। टोटल एयर फ्लो भी आपको इतना के आसपास रखना है, ठीक है। बाय मेंटेनिंग आप ऑक्सीजन परसेंटेज को धीरे धीरे आप इंक्रीज करते जाइए, 5% धीरे धीरे 5.5% तक लेके जाइए आपको। इससे आपका टोटल एयर फ्लो भी मेंटेन रहेगा और DP जो विंड बॉक्स फर्नेस DP भी आपका मेंटेन रहेगा। 250 मेगावाट पे आप यूनिट को 5 से 6 मिनट तक आप स्टेबल कंडीशन में होल्ड करके रखिए। उसके बाद धीरे धीरे फिर आप लोड को रिड्यूस करना है। फ्रेंड, 250 मेगावाट के आसपास टेक आउट मशीन फ्रॉम CMC मोड एंड कीप टरबाइन इन प्रेशर कंट्रोल मोड। मशीन को अब CMC मोड से बाहर कर लीजिए, बॉयलर मास्टर को मैनुअल मोड में लेके आ जाइए और टरबाइन को प्रेशर कंट्रोल मोड में रखिए। क्योंकि प्रेशर कंट्रोल मोड में क्या होता है कि जैसे जैसे आप मिल को कट आउट कीजिएगा, प्रेशर सेट पॉइंट प्रेशर को रिड्यूस कीजिएगा, उसके हिसाब से आपका लोड जो होता है वो प्रेशर को मेंटेन करने के लिए लोड आपका फटाफट रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। तो मशीन को CMC मोड से बाहर कर लेना है और मशीन को प्रेशर कंट्रोल मोड में आप रखिए। टेक FD फैन इन मैनुअल कंट्रोल मोड। FD फैन का जो SAD है, ब्लेड पिच जो है, उसको आप मैनुअल मोड में लेके आ जाइए एंड ट्राई टू मेंटेन द सेकेंडरी एयर फ्लो अराउंड 700 TPS। 700 टन के आसपास आपको एयर फ्लो को मेंटेन करना है। अगर आप इसको ऑटो मोड में छोड़ देते हैं तो क्या होता है, जैसे जैसे आप लोड को रिड्यूस करते जाएगा ब्लेड पिच को धीरे धीरे क्लोज करता जाएगा और सेकेंडरी एयर फ्लो ही आपका रिड्यूस हो जाता है। तो 250 मेगावाट के आसपास आप सेकेंडरी FD फैन को ऑटो से बाहर कर लीजिए, मैनुअल मोड में लेके आ जाइए और सेकेंडरी एयर फ्लो को 750 टन के आसपास आप इसको मेंटेन कीजिए और टोटल एयर फ्लो आपका उस समय 1100 TPS के आसपास मेंटेन होना चाहिए। धीरे धीरे क्या कीजिए, रिड्यूस लोड टू 200 मेगावाट। धीरे धीरे आप क्या करना है, प्रेशर कंट्रोल मोड में मशीन को रखते हुए आप मील को धीरे धीरे आप कट आउट करते जाइएगा, प्रेशर घटता जाएगा, प्रेशर सेट पॉइंट को भी आप रिड्यूस करते जाइए। तो उससे क्या होता है कि आपका लोड रिड्यूस करता हो जाएगा। एंड कट आउट अदर मिल्स, ट्राई टू कीप कोल मिल C&D इन सर्विस। जैसे मान लीजिए कि आपका ABCDEFG मिल चल रहा था, तो अभी आपका क्या, जैसे आप 200 मेगावाट पे लेके आते हैं तो उस समय आप BCD मिल सर्विस में रखिए,
बस बाकी सारा मील को आप धीरे धीरे कट आउट कर दीजिए, आगरा कट कर दीजिए, उधर से डी के ऊपर जितना भी मील था उसको आप कट आउट कर दीजिए। ट्राई टू कीप, चूंकि आपका सीडी में ऑयल गन है इसलिए आप सीडी में आप मील को रनिंग कंडीशन में रखिए। इसके बाद धीरे धीरे 180 मेगावाट के आसपास लोड को लाइए। 180 मेगावाट के आसपास जैसे आप रिड्यूस द बॉटम मील लोडिंग एंड रिड्यूस लोड टू 180 मेगावाट। जैसे आप आगरा मिल को कट करते हैं या बम्बे को कट करते हैं तो क्या होता है कि आपका बॉटम मिल को कट करने से प्रेशर जल्दी रिड्यूस होता है, और चूंकि आपका टरबाइन प्रेशर कंट्रोल मोड में है और सेट पॉइंट को मेंटेन करने के लिए आप कंट्रोल वाल्व को क्लोज करेगा, लोड आपका रिड्यूस हो जाता है। तो जैसे ही 180 मेगावाट के आसपास आता है तो अनलोड रनिंग टीडीबीएपी, जो आपका दूसरा टीडीबीएपी जो एमडीबीएपी के साथ ऑटो मोड में चल रहा था, उस टीडीबीएपी को आप अनलोड कर दीजिए। धीरे धीरे उसका स्पीड डिफरेंस पेज पे जाइए, स्पीड डिफरेंस को धीरे धीरे आप रिड्यूस कीजिएगा तो वो आपका अनलोड हो जाता है। अनलोड होने के बाद उसको क्या कीजिए, आप उसको ट्रिप मार दीजिए और इंश्योर कीजिए कि वो बारिंग गियर पे आ जाना चाहिए। अभी ये सारा का सारा लोड जो है कीप द लोड और एमडीबीएपी, अभी सारा का सोलो आपका लोड किस पे है, एमडीबीएपी पे लोड है। मीन्स सारा दोनों टीडीबीएपी आपका ट्रिप हो चुका है, दोनों टीडीबीएपी आपका बारिंग गियर पे आ चुका है और एमडीबीएपी आपका लोडिंग कंडीशन में चल रहा है। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट काम करना है 180 मेगावाट पे कि आपका फीड कंट्रोल स्टेशन पे जाइए। फीड कंट्रोल स्टेशन पे देखिएगा कि आपका दो लाइन वहां पे दिखेगा, एक आपका 13, 14, 15 का लाइन मिलेगा जिसको हम लोग लो लोड कंट्रोल वाल्व कहते हैं, और उसका बाईपास में आपका एक FDV 16 रहता है। तो आपको क्लोज द FDV 16 वाल्व, जो बड़ा सा वाल्व होता है FDV 16 जो हाई लोड के लिए डिजाइन है, वो FDV 16 को आपको क्लोज कर देना है। टेक ड्रम लेवल कंट्रोल ऑन लो लोड कंट्रोल वाल्व FDV 14। FDV 14 पे आपको लेके आ जाना। FDV 14 इज सिंगल एलिमेंट ड्रम लेवल, इसमें सिर्फ ड्रम लेवल का डायरेक्ट इस पे आता है FDV 14 पे। और FDV 16 पे आपको क्या आता है, आपका ड्रम लेवल, MS प्रेशर, MS फ्लो एंड फीड वाटर फ्लो, ये 3 एलिमेंट के लिए, ठीक है। ये आपको चेंज ओवर कर लेना है। आपको अभी आपका ड्रम लेवल कंट्रोल जो है वो लो लोड कंट्रोल वाल्व FDV 14 पे आके आ जाएगा। फ्रेंड एट लोड 180 मेगावाट के आसपास आपको क्या क्या करना है फ्रेंड्स, मेंटेन ड्रम लेवल, शिफ्ट कंट्रोल फ्रॉम हाई रेंज टू लो रेंज कंट्रोल लोड पे आपको जाना है। जैसे मैंने आपको बताया कि FDV 13, 14 एंड 15 ये आपका लो लोड कंट्रोल वाल्व है फॉर द ड्रम लेवल के लिए, और एक आपका FDV 16 ये आपका हाई लोड के लिए। तो 180 मेगावाट के आसपास आपको लो लोड कंट्रोल वाल्व की तरफ शिफ्ट हो जाना है और FDV 16 को आपको क्लोज कर देना है, ठीक है। इसके बाद आपको ट्रिप द सेकंड टीडीबीएपी एंड पुट इट ऑन बारिंग गियर। ठीक है, फर्स्ट टीडीबीएपी तो आप 300 मेगावाट के आसपास ही आपने ट्रिप कर दिया था। सेकंड टीडीबीएपी को भी 150 160 मेगावाट के आसपास आपको सेकंड टीडीबीएपी को भी ट्रिप कर देना है और उसको भी देख लेना है कि वो बारिंग गियर पे आ गया है कि नहीं। ध्यानपूर्वक रिड्यूस MS प्रेशर सेट पॉइंट टू 90 से 100 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर आपको सेट पॉइंट को रिड्यूस करते जाना है। देखिए, अगर आप सेट पॉइंट को अगर आप रिड्यूस नहीं करते हैं और MS प्रेशर अगर हाई रहेगा तो क्या होता है कि मान लीजिए कि आपका MS प्रेशर, मान लीजिए कि आप लोड के हिसाब से आप मिल को कट कर रहे हैं, तो आपका MS प्रेशर, एक्चुअल MS प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और अगर सेट पॉइंट को अगर आप डिक्रीज नहीं करते हैं तो कंट्रोल वाल्व को ये क्लोज करने का कोशिश करेगा प्रेशर बढ़ाने के लिए, और इससे क्या होगा कि कंट्रोल वाल्व आपका जितना आप चाहते हैं उससे ज्यादा आपका कंट्रोल वाल्व क्लोज हो जाता है। तो जैसे जैसे आप लोड को डिक्रीज करते जा रहे हैं MS प्रेशर घटता जाएगा, और MS प्रेशर को देखते हुए MS सेट पॉइंट को भी आपको रिड्यूस करते जाना है। क्योंकि हाई MS प्रेशर क्लोजेस द कंट्रोल वाल्व, SP कंट्रोल वाल्व को फास्ट क्लोज करता है, तो वो क्लोज होने के लिए नहीं देना है। क्योंकि अगर कंट्रोल वाल्व को आपको धीरे धीरे क्लोज करना है, इसलिए आपको MS सेट पॉइंट को भी आपको धीरे धीरे रिड्यूस करते जाना है। टेक केयर ऑफ सुपर हीटर एंड रीहीटर, स्टीम, टेम्परेचर एंड इफ रिक्वायर्ड क्लोज द ब्लॉक वाल्व। देखिए, आपको MS प्रेशर को 490 से ऊपर ही रखना है। MS प्रेशर को 490 500 के आसपास आपको रखना है। आपको कारण कि 480 डिग्री सेल्सियस पे आपका टरबाइन ट्रिप हो जाता है, आपको टरबाइन ट्रिप होने के लिए नहीं देना है। तो आपको सुपर हीटर स्टीम टेम्परेचर को भी देखना है, और अगर रिक्वायर्ड है तो उसका जो ब्लॉक वाल्व होता है, ब्लॉक वाल्व जो है उसको आपको क्लोज कर दीजिए। जब आपका 3 मील
मान लीजिए सर्विस में आ गया तो आप कट आउट 1 पीएफएन, पीएफएन का एक पीएफएन को आप कट आउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड लोड को धीरे धीरे आपको रिड्यूस करना है मिल का को अनलोडिंग करते करते। कोशिश करना है कि आपका मिल जो है जैसे 150 मेगावाट के आसपास आपका लोड आ जाता है तो मिल आपका 2 रखिए, सीएनडी रखिए, क्योंकि आपका ऑयल गन सीएनडी एलिवेशन में है, इसलिए आपको सीएनडी मिल को सर्विस में रखने का कोशिश कीजिए। और अगर आपका फ्लेम डिस्टर्ब हो रहा है तो 1-2 एलिवेशन में और भी आप गन ले सकते हैं, 1-2 कॉर्नर में। तो 150 मेगावाट के आसपास आपका मिल 2 सर्विस में रहेगा। ऑयल गन 6 to 7 ऑयल गन इन सर्विस में आप रख सकते हैं। टेक एचपी बाईपास इनटू मैनुअल मोड। देखिए 150 मेगावाट के आसपास आपको क्या क्या एक्टिविटी करना है फ्रेंड्स कि एचपी बाईपास जो कि आपका ऑटो मोड में था उसको आपको मैनुअल मोड में लेके आ जाइए एंड ओपन एचपी बाईपास मैनुअली 15% के आसपास उसको आप ओपन कर दीजिए। मैनुअली धीरे 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 आप इसको ओपन करते चलिए एंड एलपी बाईपास को भी आप 30 से 40% आप इसको ओपन कर लीजिए। उसके बाद मैच एचपी बाईपास सेट पॉइंट टू द एक्चुअल एमएस प्रेशर। जो एचपी बाईपास का सेट प्रेशर है अभी जितना एक्चुअल एमएस प्रेशर चल रहा है उसके हिसाब से उसको सेट पॉइंट को आपको मैच करते चलिए। रिड्यूस एलपी बाईपास फिक्स सेट पॉइंट टू 5 kg। ठीक है, फिक्स सेट पॉइंट जो होता है जनरली आपका 12 kg रहता है, उसको हमको घटा के फिक्स सेट पॉइंट को 5 kg के आसपास लेके आ जाइए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है कि 150 मेगावाट के आसपास क्योंकि स्टीम का रिक्वायरमेंट बहुत ही कम होता है तो आपको क्या करना है कि बाईपास वाल्व को धीरे धीरे ओपन कीजिए। ओपन करके 15% के आसपास ओपन कर लीजिए। एलपी बाईपास को भी धीरे धीरे ओपन करके 30-40% तक ओपन कर लीजिए। ठीक है, और एलपी बाईपास फिक्स सेट पॉइंट को 5 kg के आसपास कर लीजिए। यहाँ पे क्या होना है कि टेक आउट एचपी हीटर्स एट 160 मेगावाट, 160 से 170 मेगावाट के आसपास आपको एचपी हीटर को भी आउट कर लेना है। ठीक है, एचपी हीटर को आपको आउट कर लेना है 160-170 मेगावाट के आसपास। देखिए अभी क्या होता है कि 200 मेगावाट के आसपास आपका सेल्फ सीलिंग होता है और पीआरडीएस का स्टीम जस्ट आपका उसको होल्ड पर रहता है। लेकिन जैसे ही आपका लोड 160-170 मेगावाट के आसपास आता है तो सेल्फ सीलिंग से चेंज ओवर हो जाता है, पीआरडीएस से आप ग्लेन स्टीम सप्लाई होना शुरू हो जाता है। तो मेंटेन ग्लेन स्टीम टेम्परेचर ग्रेटर देन 280 से 290 डिग्री सेल्सियस मेंटेन कीजिए। मेंटेन ग्लेन स्टीम टेम्परेचर ग्रेटर देन 290 डिग्री सेल्सियस एंड द प्रेशर 350 mmWc। ठीक है, ओपन एटमॉस्फेरिक ड्रेन ऑफ माउंटेन। जितना भी पीआरडीएस स्टीम का जो माउंटेन का जो एटमॉस्फेरिक ड्रेन है 8.5 मीटर पे जो भी एटमॉस्फेरिक ड्रेन है, 17 मीटर पे जो भी आपका एटमॉस्फेरिक ड्रेन है, या आपका जो पीआरडीएस फ्लोर पे जो स्टीम ट्रैप लाइन है उसको आप सर्विस में दे दीजिए। तो इस टाइप से क्या होगा कि आपका ग्लेन स्टीम टेम्परेचर 290 के आसपास आपका मेंटेन रहेगा। और इस सारे प्रोसेस में एमएस प्रेशर रेज नहीं होना चाहिए। एमएस प्रेशर को राइज नहीं करना है क्योंकि आप राइज कीजिएगा तो लोड बढ़ जाएगा, क्योंकि आपका मशीन प्रेशर कंट्रोल में चल रहा है। और सेकेंड, एमएस टेम्परेचर को डिक्रीज नहीं करना है। Try to maintain the MS temperature at around 500 डिग्री सेल्सियस। 490 से 500 डिग्री सेल्सियस तक आप MS टेम्परेचर को मेंटेन करने का कोशिश कीजिए। फ्रेंड, फर्दर रिड्यूस द लोड टू 100 मेगावाट एंड कट आउट मिल C। 100 मेगावाट तक धीरे धीरे आप लोड को लेके आ जाइए। इस समय क्या है कि आपका 2 मिल इन सर्विस है, मीन्स आपका चेन्नई एंड दिल्ली मिल आपका सर्विस में है, सी एंड डी मिल मान लीजिए आपका सर्विस में है, एंड सीडी एलिवेशन में आप ऑयल गन आपका 4 ऑयल गन आपका चल रहा है। ठीक है, तो इस बीच आपको क्या करना है, जैसे आप 100 मेगावाट लोड पे आते हैं तो एक मिल सी मिल को आप कट आउट कर लीजिए। ठीक है, दिल्ली मिल को आप सर्विस में रखिए, चेन्नई मिल को कट आउट कर लीजिए। मींस अभी 1 मिल इन सर्विस में है एंड 4 ऑयल गन आपका सर्विस में है। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट स्टेप। ओपन इकोनोमाइजर रिसर्कुलेशन वंस लोड इज लेस देन 100 मेगावाट। जैसे ही आपका लेस देन 100 मेगावाट आता है, ओपन इकोनोमाइजर रिसर्कुलेशन वाल्व। इकोनोमाइजर रिसर्कुलेशन वाल्व का बड़ा इंपॉर्टेंट काम है फ्रेंड्स कि जैसे जैसे आप लोड का रिक्वायरमेंट कम हो रहा है, आप जैसे जैसे लोड को आप डिक्रीज करते हैं तो फीड वाटर का फ्लो कम होता है। ठीक है, तो इकोनोमाइजर जो है वो ड्राई रन ना हो जाए, इसके लिए क्या होता है कि बॉटम रिंग हेडर से एक लाइन आपका इकोनोमाइजर इनलेट में कनेक्टेड रहता है, क्योंकि ड्रम का जो वाटर सीसी पंप के थ्रू बॉटम रिंग हेडर में आएगा, वहां से कुछ सम पोर्शन ऑफ द वाटर वो आपका इकोनोमाइजर में चला जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपको क्या करना है कि ओपन इकोनोमाइजर रिसर्कुलेशन वंस लोड इज लेस देन 100 मेगावाट। ठीक है, ईएसपी फील्ड को आप स्विच ऑफ कर सकते हैं। देखिए जैसे ही फ्लू गैस टेम्परेचर एट द एपीएच आउटलेट या एपीएच इनलेट अगर लेस देन 120 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो आपको स्विच ऑफ कर लेना है ईएसपी फील्ड को।
ठीक है। ब्रिंग डाउन यूनिट लोड टू 80 मेगावाट बाय ओपनिंग एचपी बाईपास एंड एलपी बाईपास फर्दर। धीरे धीरे क्या कीजिए, आप लोड को डिक्रीज कीजिए। लोड को डिक्रीज करने से एमएस फ्लो का रिक्वायरमेंट आपका कम होता है, तो इसको आप कंपनसेट करने के लिए एचपी बाईपास को धीरे धीरे ओपन करते जाइए। मींस एचपी बाईपास को ओपन करके आपको ड्रम प्रेशर को कंट्रोल करना है एंड ड्रम लेवल को आपको मेंटेन करना है। धीरे धीरे फर्दर रिड्यूस द लोड टू 60 से 70 मेगावाट। धीरे धीरे लोड को आप 60 से 70 मेगावाट पे लेके आइए। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि डेली मिल का फीडिंग जैसे जैसे आप कम कीजिएगा, एमएस प्रेशर डिक्रीज करेगा। एमएस प्रेशर डिक्रीज करने से क्योंकि मशीन आपका प्रेशर कंट्रोल में है, तो आपको क्या करेगा, कंट्रोल वाल्व को क्लोज करेगा, लोड को डिक्रीज करता है। तो सेट पॉइंट को भी धीरे धीरे जैसे जैसे आप लोड को डिक्रीज कर रहे हैं, तो एमएस सेट पॉइंट प्रेशर को भी धीरे धीरे आपको रिड्यूस करना है। ठीक है। उस समय जब आपका लोड 60 से 70 मेगावाट आता है, तो ड्रम प्रेशर अप्रोक्सीमेट 70 से 80 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर रखिए। एमएस टेम्परेचर को 490 से 500 डिग्री सेल्सियस के आसपास मेंटेन कीजिए। देखिए एमएस टेम्परेचर को हम लोग मेंटेन क्यों करते हैं कि अगर ये टेम्परेचर 480 के नीचे आता है तो आपका टरबाइन को ट्रिप कर देगा। प्रोटेक्शन में क्या, एमएस टेम्परेचर लो प्रोटेक्शन में 480 पे आपका ट्रिपिंग है टरबाइन का, इसलिए एमएस टेम्परेचर को 490 से 500 डिग्री सेल्सियस आसपास हम लोग मेंटेन करते हैं। इसलिए हम लोग दिल्ली मिल को सर्विस में रखते हैं, जो कि दिल्ली अपर मिल है, तो टेम्परेचर को भी मेंटेन करेगा। कीप कोल मिल दिल्ली इन सर्विस। धीरे धीरे क्या कीजिए, इंक्रीज एचपी बाईपास एंड एलपी बाईपास अकॉर्डिंगली टू मेंटेन ड्रम प्रेशर। ड्रम प्रेशर को मेंटेन करने के लिए आप एंड ड्रम लेवल को मेंटेन करने के लिए जैसे जैसे आप लोड को रिड्यूस करते हैं, तो बाईपास वाल्व का ओपनिंग आप धीरे धीरे इंक्रीज करते चलिए। फ्रेंड, जब आप 60 से 70 मेगावाट पे आप लोड को लाते हैं, उस समय आपको ऑब्जर्व करना है ग्लेन स्टीम प्रेशर एंड ग्लेन स्टीम टेम्परेचर को भी। देखिए किसी भी कंडीशन में ग्लेन स्टीम टेम्परेचर लेस देन 280 डिग्री सेल्सियस नहीं होना चाहिए, और ग्लेन स्टीम प्रेशर एज पर द सेट पॉइंट 350 mmWc के आसपास आपको मेंटेन करना है। इंक्रीज लूप वाल्व टेम्परेचर टू अराउंड 52 से 55 डिग्री सेल्सियस। धीरे धीरे आप लूप वाल्व टेम्परेचर का जो सेट पॉइंट होता है, टेम्परेचर कंट्रोल वाल्व, जो मेन टरबाइन का जो टेम्परेचर कंट्रोल वाल्व है, उसमें आप सेट पॉइंट धीरे धीरे, रनिंग कंडीशन में तो हम लोग नॉर्मल कंडीशन में तो 45 मेंटेन करते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे आप लोड को डिक्रीज करते हैं, तो 50, 51, 52, 53 के आसपास आपको मेंटेन कीजिए। ठीक है। कीप ड्रम लेवल एट 100 mmWc एंड ओपन ऑल माल ड्रेन वाल्व्स। ओपन माउंटेन एटमॉस्फेरिक ड्रेन वाल्व्स एंड चार्ज APRDS कंप्लीटली फ्रॉम अनदर यूनिट। जैसे बिफोर द ट्रिपिंग ऑफ द टरबाइन, आप हैंड ट्रिपिंग करते हैं टरबाइन का, उससे पहले आपको ड्रम लेवल को पॉजिटिव मेंटेन करना है। मींस 50 से 100 mmWc आपको मेंटेन करना है। नहीं तो क्या होगा, जैसे आप टरबाइन को ट्रिप करते हैं, स्टॉप वाल्व कंट्रोल वाल्व क्लोज हो जाता है, तो क्या होता है कि एमएस प्रेशर बहुत फास्ट राइज करेगा और ड्रम लेवल को नेगेटिव लेके चला जाएगा एंड द बॉयलर आपका ड्रम लेवल लो में ट्रिप कर सकता है। तो टू अवॉइड द ट्रिपिंग ऑफ द बॉयलर फ्रॉम द ड्रम लेवल लो, मेंटेन द ड्रम लेवल पॉजिटिव। कितना पे, 50 से 100 mmWc आप मेंटेन कीजिए। उसके बाद जितना भी माल ड्रेन है सबको, उसमें माल ड्रेन में क्या है, आप आइसोलेटिंग वाल्व होता है एंड मोटराइज वाल्व होता है, दोनों को ओपन कर लीजिए। PRDS ग्लेन स्टीम स्टेशन पे जो आपका माउंटेन है, एटमॉस्फेरिक ड्रेन है 8.5 मीटर पे, 7.5 मीटर पे, सबको ओपन कर लीजिए और चार्ज APRDS कंप्लीटली फ्रॉम अनदर यूनिट। जैसे अपना जो इंडिविजुअल अपना जो PRDS सिस्टम चार्ज हो रहा है CRS से, तो धीरे धीरे क्या कीजिए, आप अदर यूनिट से चार्ज करना शुरू कर लीजिए, कंप्लीटली चार्ज कर लीजिए। आप उसके CRS लाइन को आइसोलेट भी कर सकते हैं। देन मैन्युअली ट्रिप द टरबाइन। आप फिर आप टरबाइन को 60-70 मेगावाट के आसपास आप टरबाइन को इमरजेंसी ट्रिप कर सकते हैं, मैनुअल ट्रिप कर सकते हैं, जो भी है आप टरबाइन को ट्रिप कर दीजिए। टरबाइन ट्रिप करने के बाद देखिएगा क्या होता है कि इमरजेंसी फास्ट ओपन टू एचपी बाईपास। एचपी बाईपास फास्ट ओपनिंग होता है, क्योंकि इमरजेंसी ओपनिंग ऑफ द बाईपास क्या है, एक लॉजिक है टरबाइन ट्रिपिंग से भी, जनरेटर सर्किट ब्रेकर ओपन से है। जैसे ही जनरेटर सर्किट ब्रेकर ओपन होता है, तो आपका इमरजेंसी ओपनिंग फास्ट ओपन टू द एचपी बाईपास होता है, और वो जनरली आपका जितना भी ओपन रहेगा, मान लीजिए कि आप ट्रिपिंग से पहले मान लीजिए 25-30% ओपन था, जैसे आप ट्रिप करते हैं वो फास्ट ओपन होकर 80-85-90% तक ओपन हो जाएगा। जो भी उसका प्री डिटरमाइंड वैल्यू है वहां तक आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है। जब आपका ओपन हो जाता है, देन यू कैन मेंटेन द ड्रम लेवल। आप उसको बाईपास वाल्व को धीरे धीरे आप क्लोज कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट, कि बाईपास वाल्व को हमको क्लोज कर दीजिए, मान लीजिए 10-20% पे लेके उसको आ जाइए, और देखिएगा कि ड्रम लेवल को मेंटेन करना है आप कैसे, एचपी बाईपास से। इस कंडीशन में अभी आपका बॉयलर साइड में क्या कर रहा है, आपका 3 मील आपका सर्विस में है, एक आपका मिल भी सर्विस में, मीन्स अभी आपका टरबाइन ट्रिप हो चुका है, बॉयलर अभी आपका लाइव कंडीशन में है। बॉयलर को अगर आपको लाइव रखना है तो आप लाइव भी रख सकते हैं, या आपको बॉयलर को भी ट्रिप करना है तो बॉयलर को अब आप
आप इसको ट्रिप कर सकते हैं। तो देखिएगा जैसे ही आपका टरबाइन ट्रिप होगा तो आपका जनरेटर सर्किट ब्रेकर ओपन हो जाता है, फील्ड ब्रेकर जो है वो आपका ओपन हो जाता है। जैसे आप टरबाइन को ट्रिप करते हैं उसके बाद देखिएगा कि एचपी स्टॉप वाल्व, एचपी कंट्रोल वाल्व, आईपी स्टॉप वाल्व, आईपी कंट्रोल वाल्व सबका सब क्लोज हो जाएगा। ठीक है, एचपीटी इवैक्यूएशन लाइन जो होता है वो 3000 आरपीएम पे आपका ओपन हो जाएगा। जैसे ही 2000 आरपीएम आएगा ऑटोमेटिक ये क्लोज हो जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा कि एओपी 2850 आरपीएम पे ऑटो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, फिर बॉयलर साइड को, अभी ये बॉयलर साइड में क्या है, एक मिल सर्विस में है एंड ऑयल गन सर्विस में। मिल को भी ट्रिप कर दीजिए, ऑयल गन सर्विस को भी हटा दीजिए। तो बॉयलर विल ट्रिप ऑन लॉस ऑफ ऑल फ्यूल। बॉयलर आपका ट्रिप हो जाएगा। जैसे ही बॉयलर ट्रिप करता है आपको क्या क्या देखना है कि आपको एलओटीबी, एचओटीबी, एचओआरबी देखिए आपका ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा। बॉयलर में आपको एमएफटी आ जाएगा, लॉस ऑफ ऑल फ्यूल ट्रिप में आपका बॉयलर ट्रिप हो गया है। ठीक है, इससे आपका एचओटीबी, एलओटीबी आपका सारा क्लोज हो जाएगा, एचओआरबी क्लोज हो जाएगा, शॉर्ट रिसर्कुलेशन वाल्व आपका ऑटो में ओपन हो जाएगा। ठीक है, पीएफएन आपका ट्रिप हो जाएगा। सील एयर फैन ट्रिप होगा आफ्टर सर्टेन टाइम डिले, टाइम डिले दिया हुआ, जैसे उसका डीपी कमेगा तो सील एयर फैन भी आपका ट्रिप हो जाएगा। ईएसपी फील्ड आपका ऑलरेडी आपने ऑफ कर चुका है, बट कंटिन्यूअसली रन द रैपिंग मोटर फॉर 4 आवर्स। 4 घंटा तक आपका रैपिंग मोटर को चला के रखिए ईएसपी में। ठीक है, इसके बाद आप देखिए कि आपका आईडी फैन, एफडी फैन तो चलता ही रहेगा। एक आईडी फैन, एक एफडी फैन को आप क्लोज कर सकते हैं, लेकिन बट एक आईडी, एक एफडी को आप रनिंग कंडीशन में रखिए। एफडी फैन आपका मैनुअल मोड में है, लेकिन आईडी फैन आप फर्नेस प्रेशर सेट पॉइंट पे ऑटो में चल रहा है। ठीक है, धीरे धीरे आप देखिएगा क्या कि आपका एमओटी लेवल एंड सीएफटी टैंक लेवल को ऑब्जर्व कीजिए। धीरे धीरे क्या होता है कि आपका 510 आरपीएम पे जीओपी स्टार्ट हो जाता है, 210 आरपीएम पे बारिंग गियर स्टार्ट हो जाएगा। तो आपका क्या होता है कि एमओटी का लेवल आपका ड्रॉप करता है, सीएफटी का लेवल भी आपका धीरे देखिएगा धीरे धीरे इंक्रीज करता है, क्योंकि आपका गवर्निंग ऑयल कंप्लीटली बंद हो चुका है, कंट्रोल वाल्व सब बंद हो चुका है। तो आपका क्या होगा कि ये लेवल सीएफटी का ऑयल लेवल इंक्रीज करता है, बट एमओटी का लेवल आपका डिक्रीज करता है। तो इसको आप इंश्योर कर लेना है। टरबाइन ट्रिपिंग से जनरली 40 से 50 मिनट तक आपका कोस्टिंग डाउन टाइम होता है। उसके बाद आपका टरबाइन बारिंग गियर पे आ जाता है, इसको आपको इंश्योर कर लेना है। टरबाइन बारिंग पे आ रहा है तो आपको एओपी, जेओपी एंड बारिंग गियर देख लीजिए, इंश्योर हो जाइए कि एक उस आरपीएम पे ओपन हो रहा है कि नहीं। बॉयलर साइड में आपका पीएफएन ट्रिप हो चुका है, मील ट्रिप हो चुका है, फीडर ट्रिप हो चुका है। जो भी मील फीडर ट्रिप के सारा मील एंड का सीलर वाल्व को क्लोज कर दीजिए। आपका हॉट एयर गेट, कोल्ड एयर गेट, हॉट एयर डैम्पर, कोल्ड एयर डैम्पर सबको आपको क्लोज कर देना है। ठीक है, इसके बाद जितना भी एक्सट्रैक्शन स्टीम है जैसे टरबाइन का देखिएगा, वो ऑटोमेटिक जो एनआरवी होता है वो ऑटोमेटिक आपका क्लोज हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आपका टरबाइन 45 मिनट 50 मिनट के बाद आपका टरबाइन बारिंग गियर पे आ गया। 120 आरपीएम के आसपास होता है। ग्रैंड स्टीम टेम्परेचर पे आपको कॉन्स्टेंटली ऑब्जर्व करना है कि 280 डिग्री सेल्सियस से उसका टेम्परेचर कम नहीं होना चाहिए एंड प्रेशर 300 mmWc के आसपास होना चाहिए। तभी आपका टीडीबीएपी भी बारिंग पे चल रहा होगा एंड एमडीबीएपी और आपका ये भी मेन टरबाइन भी आपका बारिंग पे चल रहा होगा। अभी आपका रनिंग इक्विपमेंट में क्या क्या होगा, मेन इक्विपमेंट में आपका एक सीपी आपका रनिंग कंडीशन में होगा। उसके बाद एमडीबीएपी भी आपका रनिंग कंडीशन में होगा। एमडीबीएपी भी आपका अभी रिसर्कुलेशन मोड में चल रहा होगा। ठीक है, तो जब तक सीपी रनिंग कंडीशन में रहता है तब तक एमडीबीएपी को हम लोग रनिंग कंडीशन में रखते हैं। ठीक है, जब हम लोग सीपी को कट आउट करते हैं देन एमडीबीएपी को कट आउट करते हैं। ठीक है, तो अभी आपको क्या देखना है कि जितना भी ऑयल का लेवल है सबको देखते रहना है। मेंटेन द ड्रम लेवल, हॉट व्हील लेवल एंड डीरेटर। क्योंकि आपका सीपी चल रहा है, एमडीबीएपी चल रहा है, तो आपको और एक सीसी पंप भी चल रहा है, तो इसके लिए हमको हॉट व्हील लेवल, ड्रम लेवल एंड डीरेटर लेवल को मेंटेन करना है। ठीक है, इसके बाद बॉयलर को आप 10 मिनट तक पर्जिंग कर दीजिए। पर्जिंग करने के बाद आफ्टर पर्जिंग यू कैन स्टॉप 1 सेट ऑफ आईडी फैन एंड एफडी फैन। क्लोज कर दीजिए। एक आईडी फैन, एक एफडी फैन आपका रनिंग कंडीशन में रहेगा। उसके बाद आपका जो भी ऑयल एलिवेशन था सबका स्टीम लाइन एंड एयर लाइन और ऑयल लाइन को आप आइसोलेट कर सकते हैं। ऑपरेटिंग फ्लोर पे जो ऑयल का जो सप्लाई हो रहा है उसको भी ऑपरेटिंग स्टेशन फ्लोर पे आप ऑयल लाइन को आइसोलेट कर सकते हैं। फ्रेंड, अभी आपका एसी स्कैनर फैन रनिंग कंडीशन में रहेगा। इकोनोमाइजर रिसर्कुलेशन वाल्व आपका ओपन कंडीशन में रहेगा। बॉयलर का मेन होल एंड पीप होल को आप ओपन कर सकते हैं। एचपी बाईपास स्प्रे मैनुअल वाल्व को आप क्लोज कर दीजिए। रीहीटर एंड सुपर हीटर स्प्रे मैनुअल वाल्व को भी आप क्लोज कर दीजिए। वीआरडीएस शुड बी इन चार्ज कंडीशन फ्रॉम द अदर यूनिट।
वन सेट ऑफ आईडी फैन एंड एफडी फैन शुड बी इन रनिंग कंडीशन एंड एयर फ्लो को 600 टीपीएस एंड फर्नेस प्रेशर को -10 से 15 mmWc मेंटेन कीजिए इफ फोर्स कूलिंग ऑफ बॉयलर इज रिक्वायर्ड। मॉनिटर टीजी बारिंग स्पीड, अगर स्टेबल है तो वैक्यूम को किल कर सकते हैं एज पर द वैक्यूम स्टैंडर्ड किलिंग प्रोसीजर। आपको वन स्ट्रीम ऑफ सीबीडी टू बी लाइनअप, सीबीडी को आपको लाइनअप कर लेना है एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ द केमिस्ट। इसके बाद सुपर हीटेड ड्रेन जो है, सुपर हीटेड ड्रेन को आपको कितना 8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर जब प्रेशर आ जाता है ड्रम प्रेशर, तो आपको ओपन कर देना है। ड्रम वेंट एंड सुपर हीटर वेंट को आपको 2 kg पे ओपन कर देना है। 2 kg पे आपको ड्रम वेंट एंड सुपर हीटर वेंट को ओपन कर लेना है। एपीएच का वाशिंग जैसे ही फ्लू गैस टेम्परेचर आफ्टर एपीएच 150 डिग्री सेल्सियस आ जाता है तो एपीएच का आप वॉशिंग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको एमडीबीएपी जो है ये शट डाउन के 2 घंटा तक आप चला के रखिए, फिर आप इसको स्टॉप कर सकते हैं। और देखिए जैसे ही आपका ड्रम लेवल का रिक्वायरमेंट होगा तो आप इसको स्टार्ट करना है, क्योंकि क्या है कि आपका सीसी पंप आपका जो है वो रनिंग कंडीशन में, तो जैसे अगर ड्रम लेवल लो हो जाएगा तो सीसी पंप को ड्राई रन कभी नहीं करना है ना, तो ये डैमेज हो जाता है। तो जैसे ही ड्रम लेवल आपका डिक्रीज होगा आप एमडीबीएपी को चला के फिर से ड्रम लेवल मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। ये जो सीसी पंप आपको क्लोज कब करना है, जब सक्शन मैनिफोल्ड का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे चला जाए, देन यू कैन स्टॉप सीसी पंप, ठीक है। इसके बाद आपका एसी स्कैनर फैन है, एसी स्कैनर फैन को आपको स्टॉप कब करना है, जब बॉयलर जो ड्रम मेटल टेम्परेचर लेस देन 50 डिग्री सेल्सियस अगर हो जाएगा तो एसी स्कैनर फैन को आप स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका एटलीस्ट 1 सीईपी टू बी इन रनिंग कंडीशन, एक सीपी को आप हमेशा रनिंग कंडीशन में रखना है। क्यों? क्योंकि आपको सीपी को स्टॉप कब करना है, जब एलपीटी एग्जॉस्ट टेम्परेचर को देखकर ही सीपी को स्टॉप करना है, क्योंकि एलपीटी एग्जॉस्ट टेम्परेचर जब बढ़ता है तो सीपी से ही एक लाइन टैपिंग लेके स्प्रे करता है। तो एक सीपी को ऑलवेज रनिंग कंडीशन में रखना है। जैसे ही एलपीटी एग्जॉस्ट टेम्परेचर आपका 90 डिग्री सेल्सियस के नीचे हो जाए, 90-80 के आसपास आ जाए, देन यू कैन स्टॉप सीपी, आप स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है। आपका सीडब्ल्यू पंप आपका रनिंग कंडीशन में है, एसीडब्ल्यू भी आपका रनिंग कंडीशन में रहता है, ठीक है। आप धीरे धीरे आप एक सीडब्ल्यू एंड एक एसीडब्ल्यू पे आप रनिंग कंडीशन में इसको रख सकते हैं। और फ्रेंड एपीएच को कब आपको स्टॉप करना है, एपीएच को स्टॉप करना है जब फ्लू गैस टेम्परेचर आफ्टर एपीएच आउटलेट में अगर 50 डिग्री सेल्सियस के नीचे चला जाए, देन यू कैन स्टॉप एपीएच। तो डेली आपका क्या होता है कि एपीएच रनिंग कंडीशन में रहता है, सबसे लास्ट में आपका एपीएच हम लोग बंद करते हैं, आपका आईडी फैन एफडी फैन क्लोज हो जाता है, उसके बाद हम लोग एपीएच को बंद करते हैं। जैसे आपका बॉयलर बोलेगा कि आप आईडी फैन एफडी फैन को स्टॉप कर दीजिए, आप स्टॉप कर सकते हैं, बट एपीएच को आपको स्टॉप नहीं करना है जब तक कि फ्लू गैस टेम्परेचर एट एपीएच आउटलेट शुड नॉट लेस देन 50 डिग्री सेल्सियस नहीं हो जाता है, तब तक आपको एपीएच को स्टॉप नहीं करना है। तो सबका एक टेम्परेचर लिमिट है, एसी स्कैनर फैन आपको कब क्लोज करना है, एपीएच कब क्लोज करना है, सीपी को आपको कब क्लोज करना है, सीसी पंप को आपको कब क्लोज करना है, सबका एक टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है। इस टेम्परेचर रिक्वायरमेंट के बाद ही आपको क्लोज करना है। जितना भी एटमॉस्फेरिक ड्रेन है सबको ओपन कर दीजिए, टरबाइन साइड में हो, जैसे सीआरएस एटमॉस्फेरिक पॉट ड्रेन है, वो जैसे वैक्यूम आप किल करते हैं आप उसको ओपन कर दीजिए। तो जितना भी वेंट है ड्रेन है सब आप टरबाइन साइड में ओपन कर सकते हैं। बॉयलर साइड में जो भी है ड्रम वेंट, सुपर हीटर ड्रेन, आपका स्टार्टअप वेंट, सुपर हीटर वेंट, सबको ओपन कर लीजिए। तो फ्रेंड दिस इज ऑल अबाउट द इंटीग्रेटेड शटडाउन प्रोसेस ऑफ 500 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट। फ्रेंड इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें, आपको काफी समझ में आएगा। और कुछ भी अगर डाउट रहे तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको कमेंट में रिप्लाई दूंगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।